नमस्कार। हर संविधान की आप देखें तो एक आत्मा होती है ना? एक नैतिक दिशा। बिल्कुल। और भारतीय संविधान में ये दिशा दिखाने का काम करते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये वो सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी जिन्हें कहते हैं। हाँ, और हमारी आज की ये चर्चा कुछ संबंधित दस्तावेजों और विश्लेषणों पर आधारित है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये विचार हमने 1937 के आयरिश संविधान से लिया था। और आयरलैंड ने स्पेन से। हाँ, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इन्हें भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा था, मतलब यूनिक फीचर। और ग्रैनविल ऑस्टिन जो संविधान के जानकार हैं, उन्होंने इन्हें और मौलिक अधिकारों को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अंतरात्मा। तो आज का मिशन यही है कि समझें कि आखिर ये सिद्धांत हैं क्या, क्यों ये इतने खास हैं, और सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स से इनका रिश्ता कैसा है। हाँ, चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। चलिए। तो सबसे पहले ये हैं क्या? आसान भाषा में अगर कहें तो ये सरकार के लिए निर्देश हैं। निर्देश। हाँ, कि जब भी सरकार कोई नीति बनाए, कोई कानून लागू करे, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। ये एक तरह से क्या कहते हैं, देश चलाने के लिए नैतिक गाइडलाइंस हैं। अच्छा, और जब हम सरकार या राज्य कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 36 इसे साफ करता है। यहाँ राज्य का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं और नगरपालिकाएं, पंचायतें। हाँ, वो भी। और यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां या LIC, ONGC जैसी संस्थाएं भी सब इसमें आते हैं। अच्छा, तो अंबेडकर जी ने इनकी तुलना की थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। जी। यानी जैसे उस वक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल को निर्देश देते थे, वैसे ये सिद्धांत हमारी चुनी हुई सरकारों के लिए निर्देश हैं। बिल्कुल। और इनका मकसद है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस राज्य नहीं, जैसा अंग्रेजों के टाइम था। सही कहा। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना चाहते हैं, जहाँ सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जैसा हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल में लिखा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है ना? हाँ। ये सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। मतलब अगर सरकार इन पर अमल ना करे तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। यही तो सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद बात है। एक तरफ संविधान इन्हें इतना अहम बता रहा है, हाँ, मूलभूत कह रहा है, और दूसरी तरफ इन्हें कानूनी तौर पर लागू करवाने की शक्ति नहीं दे रहा। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश चलाने के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है, और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। तो कानूनी शक्ति नहीं, पर नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कानूनी शक्ति न होते हुए भी ये नैतिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो क्या अदालतें इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं कि भाई ये तो लागू ही नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, जब किसी कानून की संवैधानिकता जांचती हैं तो इन सिद्धांतों को देखती हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कोई कानून किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो अदालत उसे अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार या अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में ज्यादा रियायत दे सकती है। मतलब उसे उचित मान सकती है। रीजनेबल। उसे उचित मान सकती है और उसे असंवैधानिक होने से बचा सकती है। तो सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं ये दिलचस्प है। चलिए अब इनके प्रकारों को समझते हैं। संविधान में तो शायद ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। नहीं, संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन समझने के लिए विद्वानों ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, तो पहले समाजवादी सिद्धांतों की बात करें। हाँ, समाजवादी सिद्धांत, इनका झुकाव जैसा नाम से ही जाहिर है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ है, एक कल्याणकारी राज्य की तरफ। क्या उदाहरण है इसमें? जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार लोगों का कल्याण बढ़ाए, आय, स्थिति, सुविधाओं में असमानता कम करे। अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि सभी को रोजगार के साधन मिले, देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में जमा न हो, पुरुषों महिलाओं को समान काम का समान वेतन मिले। समान काम समान वेतन, ये तो बहुत सुना है। जी।
और इसी में है कि मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। फिर अनुच्छेद 39A है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 41 है काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी में मदद का अधिकार। ये सब समाजवादी सोच वाले हैं। बिल्कुल। काम की अच्छी दशाएं, मातृत्व राहत अनुच्छेद 42, कम से कम जीवन चलाने लायक मजदूरी अनुच्छेद 43, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43A, लोगों का पोषण स्तर सुधारना अनुच्छेद 47, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। और गांधीवादी सिद्धांत, इनमें तो गांधी जी के विचार होंगे। हाँ बिल्कुल, इनमें गांधी जी के सपनों का भारत दिखता है। जैसे सबसे अहम अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, ताकि गांव अपना शासन खुद चला सकें। जी। फिर अनुच्छेद 43, गांव में छोटे छोटे उद्योग मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जी हाँ। फिर अनुच्छेद 46 है SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, उन्हें शोषण से बचाना। अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात है। अच्छा, शराबबंदी वगैरह। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स पर रोक। और अनुच्छेद 48 में गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्ल सुधारने की बात है। ये सब गांधी जी के विचार थे। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। जी, ये आधुनिक सोच और उदारवाद पर आधारित हैं। जैसे अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। हाँ। फिर अनुच्छेद 45, 6 साल की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा। ये तो अब मौलिक अधिकार भी बन गया है कुछ हद तक, 6 से 14 साल के लिए। हाँ, 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल की शिक्षा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनी और 0 से 6 साल की देखभाल DPSP अनुच्छेद 45 में आ गई। अच्छा। खेती और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना अनुच्छेद 48A, पर्यावरण, जंगलों और जंगली जानवरों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों, जगहों और चीजों को बचाना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। जी। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, दूसरे देशों से अच्छे संबंध रखना। तो ये 3 तरह के सिद्धांत हो गए। और आपने कहा कि ये समय के साथ बदले भी हैं, कुछ नए जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। संविधान में संशोधन करके नए सिद्धांत जोड़े भी गए हैं। जैसे 42nd संशोधन 1976 में जो हुआ, उसने कई चीजें जोड़ी। गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता 39A, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43A और पर्यावरण की सुरक्षा 48A। अच्छा, ये 42nd संशोधन में आया। हाँ, फिर 86वां संशोधन हुआ 2002 में, जिसने अनुच्छेद 45 बदला। जैसा हमने बात की, 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के बारे में। ठीक है। और 97 संशोधन 2011 में उसने सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद 43B जोड़ा। तो ये दिखाता है कि जरूरत के हिसाब से ये विकसित होते रहे हैं। चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इन्हें गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया? कानूनी ताकत क्यों नहीं दी गई? क्या संविधान बनाने वाले इन्हें लेकर सीरियस नहीं थे? ये सवाल संविधान सभा में भी बहुत उठा था। बात ये थी कि जो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव, हाँ, उनका सुझाव था कि अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक वो जिन्हें तुरंत लागू किया जा सके, वो हुए मौलिक अधिकार, जस्टिशिएबल। हाँ। और दूसरे वो जो लक्ष्य हो, आदर्श हो, पर जिन्हें तुरंत लागू करना शायद संभव ना हो। वो हुए निदेशक सिद्धांत, नॉन जस्टिशिएबल। जी, और इसे मान लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का भी मानना था कि असली ताकत अदालतों से ज्यादा जनता की राय और चुनाव है। कोई भी सरकार अगर वो दोबारा चुन कर आना चाहती है तो वो इनकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकती। ये तो हुई राजनीतिक और नैतिक बात, पर कुछ व्यवहारिक कारण भी तो रहे होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। सबसे बड़ा कारण था पैसा, संसाधनों की कमी। बिल्कुल। आजाद भारत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सबको रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा ये सब तुरंत दे पाता। दूसरा,
भारत में विविधता बहुत ज्यादा है, पिछड़ापन था, तो हर चीज एक साथ एक तरीके से पूरे देश में लागू करना बहुत मुश्किल था। और तीसरा, नई नई आजाद हुई सरकार थी, उस पर एकदम से इतना सारा बोझ डालना ठीक नहीं समझा गया। इसलिए सरकारों को थोड़ी छूट दी गई कि वे अपनी प्राथमिकता, अपनी क्षमता के हिसाब से इन्हें धीरे धीरे अपने तरीके से लागू करें। लेकिन इस छूट की वजह से इनकी आलोचना भी तो खूब हुई होगी। अरे बहुत हुई। ऐसा लगा होगा कि ये बस अच्छी अच्छी बातें बिना किसी असली ताकत के। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ संविधान गारंटी वाले अधिकार दे रहा है, मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ सरकार को ऐसे निर्देश दे रहा है जिन पर अमल न करने पर कोई कानूनी सजा ही नहीं। हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। यही सबसे बड़ी आलोचना का केंद्र बना। केटी शाह थे संविधान सभा में, उन्होंने इन्हें पवित्र अतिशयोक्ति कहा, मतलब पायस सुपरफ्लुइटीज, या बैंक पर लिखा ऐसा चेक जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार ही देगा। मतलब जब पैसे होंगे तब। हाँ, नसीरुद्दीन ने कहा कि नए साल के संकल्प जैसे हैं जो जनवरी में ही भुला दिए जाते हैं। टीटी कृष्णाचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भावनाओं का सच्चा कूड़ेदान है, अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। बाप रे। और कुछ लोगों ने इनके तरतीब पर भी सवाल उठाया, मतलब ये ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, कुछ आलोचक थे जैसे एन श्रीनिवासन, आइवर जेनिंग्स, उनका मानना था कि ठीक से व्यवस्थित नहीं है, इनमें कोई स्पष्ट दर्शन नहीं झलकता। जेनिंग्स ने तो ये भी कहा कि 19वीं सदी के इंग्लैंड के सिडनी और बीट्रिस वेब के समाजवाद जैसे हैं, बिना समाजवाद के। बिना समाज के फ्रेबियन समाजवाद। हाँ। और एक और चिंता के संथानम ने जताई थी कि ये केंद्र और राज्यों के बीच, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का कारण बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इन्हें लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतनी सारी आलोचनाएं, क्या ये वाकई बस भावनाओं का कूड़ेदान है या इनका कोई महत्व भी है? आलोचना अपनी जगह है और कुछ हद तक सही भी लगती है, पर इनका महत्व बहुत गहरा है। जैसा संविधान खुद कहता है, अनुच्छेद 37 में ये शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये बात तो है। एल.एम. सिंघवी ने इन्हें संविधान को जीवन देने वाले प्रावधान कहा था, लाइफ गिविंग प्रोविजंस। एम.सी. छागला जो जज थे, उन्होंने कहा था कि अगर इन सबको लागू कर दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था कि इनका लक्ष्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र लाना है, न कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र। ग्रैनविल ऑस्टिन मानते थे कि ये मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर सामाजिक क्रांति लाने के साधन है, सोशल रेवोल्यूशन। और बी.एन. राव, जिन्होंने इन्हें नॉन जस्टिसेबल बनाने का सुझाव दिया था, हाँ, उन्होंने भी माना कि इनका नैतिक उपदेश और शिक्षाप्रद मूल्य है, एजुकेशनल वैल्यू। एम.सी. सेतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी कहा कि ये अदालतों के लिए मार्गदर्शक की तरह हैं, जुडिशियल रिव्यू में मदद करते हैं। अच्छा। और ये सरकार के हर काम के पीछे की सोच को दर्शाते हैं। एक तरह से ये प्रस्तावना, प्रीएम्बल में जो वादे किए गए हैं उनको विस्तार देते हैं। तो मतलब ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, इनका व्यावहारिक फायदा भी है। बिल्कुल है। ये सरकारों को एक दिशा देते हैं। इससे नीतियों में एक स्थिरता, एक निरंतरता बनी रहती है, भले ही सरकारें बदल जाएं। हाँ, ये बात तो है। जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र पक्का करते हैं, वहीं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का रास्ता दिखाते हैं। और सोचिए, मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए भी तो एक अच्छा सामाजिक आर्थिक माहौल चाहिए जो ये सिद्धांत बनाने में मदद करते हैं। सही बात है। और विपक्ष के लिए भी एक हथियार की तरह है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष इन्हीं के आधार पर सरकार को घेर सकता है, पूछ सकता है कि आपने इन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या किया। ये एक तरह से सरकार के प्रदर्शन को जांचने का पैमाना भी है। अब आते हैं उस सबसे मुश्किल और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाम निदेशक सिद्धांत यानी डीएसपी। इनमें टकराव भी हुआ है ना? बिल्कुल। कौन ज्यादा ताकतवर है? ये कहानी कैसी रही है? हाँ, ये कहानी बड़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। शुरुआत में 1951 में एक मामला आया, चंपकम दोरायराजन मामला। चंपकम दोरायराजन जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर है, निदेशक सिद्धांत उनके अधीन रहेंगे। अगर दोनों में टकराव होता है तो मौलिक अधिकारी मान्य होगा, डीएसपी को एफआर के हिसाब से चलना होगा। अच्छा, तो शुरुआत में एफआर जीत गए। हाँ, लेकिन सरकारें तो डीएसपी लागू करना चाहती थीं,
खासकर जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक न्याय वाले कानून। हाँ, वो तो समाजवादी सिद्धांतों में आता है। जी, तो इसके लिए संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन किए। पहला संशोधन, चौथा, 17वां, ये सब इसीलिए हुए ताकि डीएसपी लागू हो सके। लेकिन फिर आया 1967 का गोलकनाथ मामला। हाँ, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। ये ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है, मतलब पवित्र है, बदले नहीं जा सकते। ओहो, इसका मतलब डीएसपी लागू करने के लिए एफआर में संशोधन नहीं हो सकता। बिल्कुल यही मतलब था। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। फिर संसद ने क्या किया? चुप तो नहीं बैठी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद ने पलटवार किया। 24वां और 25वां संशोधन लाया गया 1971 में। 24वां और 25वां। 24वें संशोधन ने संसद को फिर से ये शक्ति दी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, संशोधन कर सकती है। और 25वां? 25वें संशोधन ने एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 31C। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और C वाले समाजवादी सिद्धांत, कौन से थे वो? संपत्ति का समान वितरण और धन का केंद्रीकरण रोकना, हाँ, वही। अगर इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उस कानून को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो अनुच्छेद 14 समानता, 19 स्वतंत्रता या 31 उस समय संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। बाप रे, यानी 2 खास डीएसपी को 3 अहम एफआर की प्राथमिकता दे दी गई। हाँ, यही हुआ। और 31C में एक और बात थी कि अगर कानून में ये घोषणा कर दी गई कि वो इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए है, तो अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो वाकई लागू करता है या नहीं। मतलब कोर्ट का रास्ता भी बंद। हाँ, कोशिश तो यही थी। लेकिन फिर आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती, इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के पहले हिस्से को तो संवैधानिक माना, यानी 39B और C को 1931 पर प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन उसके दूसरे हिस्से को, जो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को रोकता था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसे संसद छीन नहीं सकती। अच्छा, तो न्यायिक समीक्षा बच गई? हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आया 42वां संशोधन 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। 42वां संशोधन, इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। जी, इसने अनुच्छेद 31C का दायरा बहुत बढ़ा दिया। इसने कहा कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, बल्कि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता मिलेगी। किसी भी डीपीएसपी को? मतलब सारे डीपीएसपी अब एफआर से ऊपर हो गए? लगभग यही मतलब था। ये एक तरह से डीएसपी को एफआर पर पूरी तरह हावी करने जैसा था। मौलिक अधिकारों का महत्व बहुत कम हो गया था। लेकिन क्या ये स्थिति बनी रही या फिर बदली? फिर बदली। 1980 में आया मिनर्वा मिल्स मामला। मिनर्वा मिल्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए इस विस्तार को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या है इस मामले में? कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, हार्मनी एंड बैलेंस, ही संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप एक को पूरी तरह दूसरे पर हावी नहीं कर सकते। मतलब संविधान रूपी रथ के ये 2 पहिए हैं और दोनों का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल यही कहा कोर्ट ने कि वे एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। दोनों के बीच ये सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। तो मिनर्वा मिल्स के बाद 42वें संशोधन वाली बात खत्म हो गई? हाँ, वो विस्तार खत्म हो गया तो डीएसपी फिर से एफआर के अधीन हो गए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, केशवानंद भारती वाला फैसला अभी भी लागू है। यानी अनुच्छेद 39B और C को लागू करने वाले कानूनों को अभी भी अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता मिलती है। अनुच्छेद 31 तो 44वें संशोधन से हटी गया था। अच्छा, तो आज की स्थिति क्या है संक्षेप में?
आज की स्थिति यही है कि आम तौर पर मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांतों से ऊपर हैं, लेकिन संसद निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे को, यानी उस सामंजस्य और संतुलन को नष्ट न करे। और हाँ, अनुच्छेद 39 बी और सी वाले डीएसपी को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है, इतने सालों में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ ठोस काम हुआ भी है या ये बस किताबों में ही रह गए? नहीं, काफी कुछ हुआ है। हालांकि ये भी सच है कि सब कुछ हासिल नहीं हुआ है और चुनौतियां भी बहुत रही हैं, पर केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं, कई योजनाएं शुरू की हैं जो इन सिद्धांतों से प्रेरित हैं। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे योजना आयोग का गठन 1950 में, जो अब नीति आयोग है, वो कहीं ना कहीं संसाधनों के समान वितरण अनुच्छेद 39 से जुड़ा था। हाँ, और भूमि सुधार, जमींदारी खत्म करना। बिल्कुल, जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि हदबंदी कानून, ये सब सामाजिक न्याय और संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने अनुच्छेद 39 की दिशा में थे। मजदूरों के लिए बहुत कानून बने। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट, बाल श्रम रोकने के कानून, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट, समान काम के लिए समान वेतन अधिनियम, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। हाँ। ये सब अनुच्छेद 39, 42, 43 को लागू करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खत्म करना, ये भी आर्थिक समानता और संसाधनों के नियंत्रण से जुड़े थे। फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना, लोक अदालतें शुरू हुईं, अनुच्छेद 39A। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड वगैरह बने, अनुच्छेद 43। ग्रामीण विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चले, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और हाल का मनरेगा, MGNREGA, जो काम के अधिकार, अनुच्छेद 41 की तरफ एक कदम है। पर्यावरण के लिए भी कानून बने। हाँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये अनुच्छेद 48A को लागू करते हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयास हुए हैं, अनुच्छेद 48। और पंचायती राज, हाँ, 73वां संशोधन, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, वो सीधे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को लागू करता है। SC, ST और कमजोर वर्गों के लिए, उनके लिए आरक्षण की नीतियां, उनके हितों की रक्षा के लिए आयोग बनाना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये सब अनुच्छेद 46 के तहत आते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ने काफी हद तक इसे लागू किया, अनुच्छेद 50। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए कानून है, अनुच्छेद 49। जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम हैं, अनुच्छेद 47। और गोहत्या निषेध। हाँ, कई राज्यों ने गोहत्या रोकने के लिए कानून बनाए हैं, जो अनुच्छेद 48 से जुड़ा है। कुछ राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं, अनुच्छेद 41, और विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील, ये सब अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के अनुरूप है। तो काम तो काफी हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि सब कुछ हासिल नहीं हो पाया। जैसे आपने पहले कहा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सिद्धांत अभी भी लागू नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से कार्यान्वयन न होने के कई कारण हैं। जैसा हमने पहले बात की, पैसों की कमी एक बड़ी वजह रही है। प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, केंद्र और राज्यों के बीच कभी कभी होने वाली खींचतान, ये सब चुनौतियां हैं। एक आखिरी बात, क्या संविधान में भाग 4 के अलावा भी कहीं ऐसे निर्देश हैं जो DSPP जैसे हैं? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ और निर्देश हैं जो भाग 4 में नहीं है, पर उनका स्वभाव वैसा ही है, गैर न्यायोचित पर महत्वपूर्ण। अच्छा, कौन से? जैसे भाग 16 में अनुच्छेद 335 है। वो कहता है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाए, लेकिन साथ ही प्रशासन की कुशलता यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बनी रहे। ठीक है। फिर भाग 17 में अनुच्छेद 350A है, जो कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की सुविधाएं की जाएं। और अनुच्छेद 351 है, जो कहता है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करे।
अदालतें इन्हें भी उतना ही महत्व देती हैं जितना भाग आईवी के सिद्धांतों को। अच्छा, तो ये भी एक तरह के निदेशक तत्व ही हुए, भले ही भाग आईवी में ना हों। जी तो कुल मिला के ये निदेशक सिद्धांत जो हैं, ये हमारे संविधान की नैतिक रीढ़ हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये कानूनी तौर पर भले ही सीधे लागू ना हों, पर देश कैसे चलेगा, उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए ये मूलभूत हैं। इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी, न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज। बिल्कुल। और मौलिक अधिकारों के साथ इनका रिश्ता, जैसा हमने देखा, अब टकराव का नहीं बल्कि संतुलन और सामंजस्य का माना जाता है। सही कहा। यह सिद्धांत वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहाँ जाना चाहते हैं। ये उन कानूनों और नीतियों को दिशा देते हैं जो हम सब की जिंदगी पर असर डालते हैं। ये एक बेहतर भारत की उम्मीद जगाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मौलिक अधिकार अक्सर व्यक्ति पर जोर देते हैं और निदेशक सिद्धांत समाज या समुदाय की भलाई पर। आज के भारत में जहां संसाधन सीमित हैं और विविधता इतनी ज्यादा है, इन दोनों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। अच्छा सवाल है। और भविष्य में वो जो कल्याणकारी राज्य का सपना डीपीएसपी दिखाते हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा? व्यक्तिगत अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा पर, या फिर सामूहिक भलाई के लक्ष्यों को प्राथमिकता देने पर, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।